Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. This is Dr. Ali Sajid. I'm available today to discuss some new topics on project management. If you recall, in the last lecture, the 20th lecture, we focused on a couple of things. We tried to see the project planning in the broader context of life cycle phase number 1. We also tried to identify the reasons and problems in the objective setting number 2. And we also tried to highlight those factors which are required to get the project planning done and those information required. And 4 basic information we discussed last time was statement of work number 1, and secondly milestone schedule, work breakdown structure, and technical specs. Today we will see in detail the statement of work. We will also see what are the various issues pertaining to technical specs or project specs. And thirdly, if time permits, we will see work breakdown structure. We will continue our discussion on that. That is the precise topic which we are going to discuss today. We will continue from the last portion where we finished last time on the 20th lecture. And that was about how you can write a typical statement of work. Before we see those issues one by one, various points or various problems or various parameters of writing the SOW, we will see, as per routine, as per our commitment, that we normally start our discussion with one of the good statement or quotation of world-known philosopher or some leader. Today we will discuss 2 important things in the context of attitude of the worker in the project management. I read this famous statement in front of you. That is the current that determine our dreams and shape our life flow from the attitude we nurture every day. हर रोज आप अपने वर्कर के साथ जो रवैया इख्तियार करते हैं और वो माहौल जिसमें उस रवैये की तश्कील होती है, उसका एक बड़ा अहम और कलीदी वो है इशू और एक उनसर है जो कि प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकिनार कर सकता है। एटीट्यूड को अगर आप बगौर देखें और पिछले जब से बनी नो इंसान की हिस्ट्री अगर आप रिव्यू करने का मौका मिले, तो आप देखें कि जितने भी रिफॉर्मर्स आए हैं और जितने भी लीडर्स आए हैं, उन्होंने बुनियादी तौर पे सोसाइटी में इस्लाह के लिए वर्कर्स के, शहरियों के और आवाम के रवैयों पे बेपनाह काम किया। और इस ज़िमन में नेचर ने भी जो अपने एम्बेसडर्स भेजे मुख्तलिफ अदवार में, वो भी आवाम के रवैयों पे काम साल हर साल करते रहे। तो कोई भी प्रोजेक्ट किसी भी तरह कामयाबी से हमकिनार नहीं होता, ना हो सकता है, अगर आप अपनी टीम के रवैयों को मुस्बत बनाने के लिए दिनों रात कोशिश ना करते रहे। अब अगली जो मेरे पास स्टेटमेंट है वो बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट है और इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ा रही है। दैट इज एबिलिटी इज व्हाट यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग, मोटिवेशन डिटरमिन व्हाट यू डू, वेयर एज एटीट्यूड डिटरमिन्स हाउ वेल यू डू इट। तो आपके काम करने की सलाहियत, उसकी इस्तेदाद, उसकी इफादियत और उसका मौसरपन, हर चीज़ का मेरे नज़दीक, मेरी नाचीज़ राय में बुनियादी तौर पर ताल्लुक रवैयों पे है और एटीट्यूड पे है। और एटीट्यूड में अगर आप अपने काम की फ़िज़ा में, माहौल में प्लेयर लें और उसको वोकेशन के तौर पे लें तो शायद बात अच्छी बनती है। तो तीसरी स्टेटमेंट जो मेरी है, मेक योर वोकेशन योर वोकेशंस। और इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए मुअल्लिम अव्वल अरस्तु, जिसको अरिस्टोटल कहते हैं इंग्लिश में, उसने जिक्र किया प्लेयर इन द जॉब पुट्स परफेक्शन इन द वर्क। तो अगर आप अपने जॉब में प्लेयर लेने लग जाते हैं तो परफेक्शन का एलिमेंट जो है उसमें 100% खूबसूरती का और कामयाबी का एलिमेंट का इम्कानात रोशन तर होते जाते हैं। ये स्टेटमेंट है अरस्तु की जो कि मैंने अभी आपके सामने पेश की। अगली 2 स्टेटमेंट्स मेरे पास कन्फ्यूशियस की हैं और मैडम क्यूरी की है। मैडम क्यूरी, जैसे आपको पता है, न्यूक्लियर फिजिक्स में उसका एक अपना मुकाम है और उसने एक ख़ास एलिमेंट दरियाफ्त किया जिसके नाम पे क्यूरियम रखा गया, जिसका नाम पोलैंड से ताल्लुक था इनका, और रेडिएशंस के हवाले से काफ़ी रिसर्च की इन्होंने। मौसूफा फरमाती हैं, नथिंग इन लाइफ इज़ टू बी feared, it is only to be understood. और आखिरी स्टेटमेंट ऑफ द डे which may have some direct or indirect relevance with the project management is that statement is about Confucius. Confucius, जैसे कि आपको पता है, एक बड़ा मशहूर
चीनी फिलोसफर है, दानिश्वर है, और चीन के अक्सर लोग, मेजॉरिटी इसकी फिलॉसफी को बड़ी इज्जत की निगाह से देखती है। कन्फ्यूशियस फरमाते हैं, रियल नॉलेज इज टू नो द एक्सटेंट ऑफ वंस इग्नोरेंस। अपनी जहालत का अंदाज़ा लगाना गालिबन सही इल्म का दूसरा नाम है। ये कन्फ्यूशियस की बड़ी स्टेटमेंट, मज़ेदार स्टेटमेंट है। आज हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे जहाँ सिलसिला कलाम हमारा 20वें लेक्चर में ख़त्म हुआ था। अगर आप रिकॉल करें तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे, हम चीज़ों को ज़ेर बहस ला रहे थे स्टेटमेंट ऑफ वर्क की प्रेपरेशन मैनुअल के हवाले से, और हमने 6 पॉइंट्स देखे थे। मैं क्विकली रिव्यू करूंगा लास्ट पॉइंट को जो मेरे ज़ेर बहस था, और वो था कि जब आप स्टेटमेंट वर्क में एब्रीविएशंस या एक्रोनिम यूज़ करते हैं तो उनको लिमिट करें, उसको एक ख़ास तरीके से इजहार करें, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ जिक्र करें उसका SOW के साथ एक ज़मीमा या उसका एक अपेंडिक्स या टेबल ऑफ कंटेंट से पहले उसका जिक्र करें कि ये जो मशहूर एक्रोनिम और ये जो एब्रीविएशंस यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब ये है, मकसद ये है कि किसी तरह कोई भी गलत फहमी उसकी तशरीह में, उसकी तोज़ी में, उसकी वजाहत में इस्तेमाल ना हो सके। ये आपको इतनी डिटेल में जाना पड़ेगा SOW के अंदर, वरना वो ऐसा डॉक्यूमेंट होगा जिसकी इंटरप्रिटेशन मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ जगह हो सकती है। उसके साथ साथ जो 7वां पॉइंट में ज़ेर बहस लाना चाह रहा था आज की इस सेटिंग में, जिसको स्टार्ट कर रहा हूँ, वो है कि when it is important to define a domain of responsibility between contractor and other agency, you need to show through a different or separate attachment with the SOW. आप उसको एक सेपरेट सेक्शन में SOW के साथ ज़मीमे के तौर पे अटैच कर सकते हैं, जो कि जिम्मेदारियों का तयन करता है मुख्तलिफ टीम प्लेयर्स के अंदर। 8वां पॉइंट जो है, जो गाइडलाइन के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है हमारे पास, वो है कि इंक्लूड प्रोसीजर्स। समटाइम ऐसे होता है कि जब आप फैसला कर रहे हैं तो मुमकिन नहीं होता कि आप उसके लिए कोई प्रोसीजर बनाएं, बड़ा क्विकली डिसीजन हो रहा होता है, तो आप बड़ा जेनेरिक सा एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज अप्रूव्ड बाय कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिसर, कॉन्ट्रैक्टर शैल सबमिट ए रिपोर्ट ईच टाइम वेन एवर देयर इज अ फेलियर, और वेन एवर देयर इज अ फेलियर यू नीड टू शो सम रिपोर्ट। ये अगर आप इस तरह के जुमले अपनी स्टेटमेंट ऑफ वर्क में डाल दें तो आप एक जेनेरिक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, जेनेरिक कमांड दे रहे हैं, और कल को किसी मुसीबत से, किसी परेशानी से के अजाले के लिए इस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो हैं प्रोसीजरल हवाले से स्टेटमेंट ऑफ वर्क के अंदर जब ऐड की जाती हैं तो एक काफ़ी उसमें एक प्रोफेशनल टच दे देती हैं। Ladies and gentlemen, the 9th point, which is very important point when you are going to write some statement of work, is pertaining to the over specification of the technical specs or details. For example, depending upon the situation and nature of the work and type of contract, you need to mention only the required results. Do not go in detail. Do not over specify the things. Do not overkill. You are required to find the results. So don't go into the details. Don't dictate the methods. Leave these things to the contractor or the person who is going to deliver these things. So over specification जो है at times problems create करती है statement of work में। जो 10वां point जो मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा वो है again describe requirement in detail to get certain kind of assurance. The first assurance is for legal purposes. At times होता क्या है कि आपने कुछ चीज़ें इग्नोर की हैं और उसको गलत तौर पे यूज़र ने या कंट्रैक्टर ने तशरीह की और उसको बाद में अदालत में ले गया या कानूनी जंग शुरू हो गई और वहाँ पे मुकदमे की वजह से प्रोजेक्ट में ताख़ीर और कॉस्ट के इश्यूज बढ़ गए। तो दूसरा इसका रीज़न क्या है कि जब आप जितना डिटेल में जाएंगे टेक्निकल हवाले से, उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप उसको अप्लाई कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल पर्पज़ से ये एक बड़ा फ़ायदा मंद है। तो ये दोनों चीज़ें जो मैंने आपकी खिदमत पेश की हैं कानूनी जंग के हवाले से और उसके तलाक के हवाले से, इनको जहन में रखिए, वरना मसले पड़ते हैं प्रोजेक्ट की डिलीवरी के अंदर। इट इज़ ईजी टू ओवरलुक ऑल दोज 2 points which I just mentioned. The next point which I would like to mention is please be aware of doing either both of things, as it is also easy to be very repetitive in your job. Sometimes SOW में लोग क्लॉज नंबर 6 में एक पॉइंट मेंशन कर देते हैं और 12-14 में उसको फिर रिपीट करते हैं। ये रेपिटेशन भी खतरनाक है। सो डोंट स्पेसिफाई दोज थिंग्स विच हैज ऑलरेडी बीन डन प्रीवियसली और मेंशन्ड अर्लियर। इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डू नॉट मेंशन दिस वर्ड एज नेसेसरी. Specify if judgment to be made by contractor or government. For every piece of deliverable items,
maybe hardware, for every report, for every immediate actions. Be aware of these things, that these contingent action may impact on two things. पहला जो impact होगा आपकी प्राइस पे होगा, ladies and gentlemen. अगर आपने इसको डिसेंटली और प्रोफेशनली हैंडल ना हुआ तो प्राइस पे इसके खतरनाक नतीजे मरतब हो सकते हैं. दूसरी चीज़ है शेड्यूल पे इसकी डिलीवरी में ताखीर हो सकती है. ये 10वां पॉइंट मैंने आपकी खिदमत में पेश किया. अब समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी एक्सपेंसिव हैं प्रोजेक्ट के अंदर, जिसको हम कहते हैं एक्सपेंसिव सर्विसेज, जिसमें टेक्निकल लेजोन शामिल है. सो डोंट मेंशन दिस वर्ड एज रिक्वायर्ड. जहाँ पे आप एज रिक्वायर्ड कहेंगे उसकी तशरीह यूज़र या कंट्रैक्टर अपनी मर्जी से करेगा और बिलिंग में आपको फालतू कॉस्ट डाल सकता है. प्रोवाइड सीलिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ सच यूज फॉर एग्जाम्पल. और सेकेंड थिंग इज यू नीड टू वर्क आउट सम प्रोसीजर फॉर दैट. प्रोसीजर में आपने बताना कि लेवल ऑफ एफर्ट क्या होगा, कितने मैन आवर आपको चाहिए, पर्पस क्या है कि आप किसी तरीके से कंट्रोल को इंश्योर कर सके. तो कंट्रोल को इंश्योर करने के लिए ये लाजमी बात है कि आप फ्री हैंड कॉन्ट्रैक्टर को ना दें इस तरह की टर्मिनोलॉजी यूज करके. फॉर एग्जांपल एज रिक्वायर्ड, रादर मेंशन द अपर लिमिट और अपर सीलिंग. विदाउट दैट यू मे बी इन ट्रबल. आपको बाद में इस पे मसले पड़ सकते हैं. 11वां पॉइंट जो मैं आपकी खिदमत पेश करना चाह रहा हूँ SOW की गाइडलाइन के हवाले से, वो है अवॉइड इनकॉर्पोरेटिंग एक्सटर्नियस मटीरियल एंड रिक्वायरमेंट. इट मे एड अननेसेसरी कॉस्ट. आपकी कॉस्ट को खामखा बढ़ा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इसकी एक मिसाल देता हूं मैं आपको. डाटा रिक्वायरमेंट, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रॉब्लम इन एवरीडे लाइफ व्हेनेवर यू आर डूइंग सम प्रोजेक्ट. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यू नीड स्क्रीन आउट दैट अननेसेसरी डाटा रिक्वायरमेंट. ये बड़ा जरूरी बात है. और इसके साथ साथ ये भी बड़ा जरूरी हमारा कि यू स्पेसिफाई एसेंशियल डाटा व्हेन एंड वेयर रिक्वायर्ड. ये दो चीजें आपको ज़हन में रखनी पड़ेगी. तो जो आपने SOW तैयार किया उसके साथ आपको एक नेक्स्चर या ज़मीमा अटैच करना पड़ेगा डाटा रिक्वायरमेंट के मुतल्लिक, या उसके इक्विवेलेंट जो भी चीज़ आप कागज उसके साथ या ज़मीमा या कोई नेक्स्चर अटैच करना चाहते हैं. 12th पॉइंट विच आई वुड लाइक टू मेंशन फॉर योर कंजम्पशन इज डोंट रिपीट द थिंग्स विच हैज ऑलरेडी बीन स्पेल्ड आउट in the earlier applicable documents. Just give the reference कि जी इस फलाने डॉक्यूमेंट में ये चीज़ है, आप दोबारा उसको दोहराएंगे, वो तकरार करेंगे, वो एक प्रोफेशनलिज्म पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा. सो अगर आपने एम्प्लीफिकेशन करनी है, मॉडिफिकेशन करनी है या एक्सेप्शंस लेनी है तो क्या होगा, यू नीड टू मेंशन सम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और रेफरेंस टू एप्लीकेबल पोर्शंस, नंबर 1, एंड नंबर 2 डिस्क्राइब द चेंज. ये वो सूरत हाल है जब आपने मॉडिफिकेशन करनी हो या एक्सेप्शन लेनी हो. अब हमारे पास जो अगला पार्ट है वो एक सवालनामा है जो कि आपको हेल्प करता है टू डेवलप ए चेकलिस्ट. इस सवालनामे के जितने जवाबात आप ढूंढेंगे आपकी चेकलिस्ट बनती जाएगी. पर्पज इज टू गिव यू फेयर आइडिया अबाउट द कंसिडरेशंस विच आर रिक्वायर्ड व्हाइल राइटिंग सम SOW. इसमें 10-12 सवाल हैं जिनके आपको जवाबात ढूंढने पड़ेंगे और उन जवाबात को ढूंढते ढूंढते आप एक चेकलिस्ट मुरतब कर लेंगे. और ये चेकलिस्ट जो है आपके लिए रेडी रखना होगा टू आइडेंटिफाई एंड टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट सिचुएशन ऑफ SOW. कि SOW क्या तैयार हो गई है, उसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है. तो इसको सर्टेन करने के लिए हमारे पास एक चेकलिस्ट है जिसमें पहला सवाल पूछते हैं कि क्या SOW इज स्पेसिफिक इनफ फॉर कॉन्ट्रैक्टर टू मेक couple of assumptions, summaries, tabulations with special focus on manpower requirement, number 1, and number 2 is what are the resources required to accomplish various tasks of SOW elements. ख़वातीन और हज़रात, जो दूसरा सवाल हम अपनी SOW की चेकलिस्ट के लिए ज़हन में रखेंगे वो है कि are specific duties of contractors are stated, what are the exact requirements, can contracting office rep is in a position to ascertain the compliance from the contractor. ये दूसरा सवाल होगा. तीसरा सवाल जो हमारे पास चेकलिस्ट के लिए है, are all parts of SOWs are so clear about couple of things like for example what contractor is obliged to do and when. ये है तीसरा सवाल आपका चेकलिस्ट. चौथा सवाल है when necessary to reference other document, is the proper reference document is described in detail. Number 1, it is properly cited. Number 2, if all really pertinent to task or some portion is to be referenced, to be given as a reference. Is it cross reference to applicable to SOW task element? अगला सवाल यार कि SOW के task element से इसका कोई cross reference
है, इसको भी आपको सर्टेन करना पड़ेगा चौथे सवाल। पांचवा सवाल जो हमारे पास है ख्वातीन हज़रात, आर एनी स्पेक्स और एग्जिबिट एप्लीकेबल इन होल और इन पार्ट, मुकम्मल तौर पे या जुज़वी तौर पे, इफ सो आर प्रॉपरली साइटेड, क्या उसका हवाला दे दिया गया, नंबर 1, एंड रेफरेंस टू, और उसका रेफरेंस भी दिया गया, अप्रोप्रिएट SOW एलिमेंट, उसका जो मौजू SOW जो है उससे मुताबिकत रखता है, जो उससे लिंक रखता है, जो उससे निस्बत रखता है, उसके साथ इसका ताल्लुक का हवाला दिया गया कि नहीं। छठा सवाल बड़ा मजेदार सवाल है जो आप चेकलिस्ट में अपने जहन में रखें, वो है इंफॉर्मेशन और डायरेक्शन में फर्क। यू नीड टू हैव अ मैकेनिज्म वेयर बाय you clearly make some distinction about the directives given and information shared with the team members. Directives में एक हकमाना जज्बा या अंदाज होता है, आप हुक्म देते हैं और उस हुक्म की बजावरी लाजमी हमारा है, ये डायरेक्टिव हो गया। और इंफॉर्मेशन है कि मालूमात प्रोजेक्ट की हवाले से कोई भी मालूमात जो कि पॉलिसी मेकर्स को या टीम प्लेयर्स को चाहिए, तो आपको बड़ा जरूरी है कि आप डायरेक्टिव में और जनरल इंफॉर्मेशन में फर्क वाज़ेह रखें SOW के अंदर। अब सातवां सवाल जो हमारे पास आ रहा है ख्वातीन हज़रात, वो है कि एनी टाइम फेस डाटा रिक्वायरमेंट फॉर ईच डिलीवरेबल आइटम्स, जो आइटम आप डिलीवर कर रहे हैं उसका टाइम फेस डाटा की रिक्वायरमेंट क्या है, एंड इफ elapsed टाइम इज यूज्ड डज इट स्पेसिफाई कैलेंडर और वर्क डे। Now question arises, what is calendar? What is difference between calendar and work day? कैलेंडर डे है जो जनवरी 1 से लेकर 30 तक, उसमें छुट्टी आती है, उसमें ऑफिशियल हॉलीडेज आती हैं, उसमें वीकेंड्स आती हैं, वीकडेज आती हैं, दीज आर कैलेंडर डेज। एंड वर्क डेज आर टिपिकली इन द मल्टीनेशनल एनवायरनमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे टिल फ्राइडे इवनिंग, दैट आर द वर्क डेज। तो वर्क डेज में और कैलेंडर डेज में आपको तखसीस और तमीज़ करनी चाहिए और आपको इसको ज़हन में रखना पड़ेगा। सो वेन एवर यू स्पेसिफाई, ऑलवेज स्पेसिफाई वर्किंग डे वर्सेज कैलेंडर डे। आठवां सवाल जो हमारे पास चेकलिस्ट में है SOW की, लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट इज पर्टेनिंग टू द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ क्वांटिटीज एंड देयर अवेलेबिलिटीज, आर दोज आर शोन इन द अप्रोप्रिएट प्लेसेस इन SOW। ये आठवां सवाल है जो आपकी चेकलिस्ट में है। नौवां सवाल जो आपके पास है, हेडिंग चेक फॉर फॉर्मेट एंड ग्रामर। अक्सर ग्रामर की मिस्टेक्स हेडिंग्स में होती हैं और फॉर्मेटिंग प्रॉपर नहीं होती। आपने फॉर्मेटिंग में भी कंसिस्टेंसी और तसलसल रखना है, कंसिस्टेंसी क्वालिटी की एक डायमेंशन है, इसको इग्नोर ना कीजिएगा। तो आपकी हेडिंग्स में फॉर्मेटिंग और ग्रामर का ताल्लुक बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ आप देखें सब हेडिंग्स आर कंपेरेबल विद द मेन हेडिंग्स, उनका आपस में कोई लिंक भी है, कोई राब्ता है, कोई निस्बत है, कोई ताल्लुक है। एंड अगेन टेक्स्ट इन द पैराग्राफ मस्ट बी कंपैटिबल विद द टाइटल, जो टाइटल ऊपर दिया गया है उससे जो टेक्स्ट है उससे मुतल्लिक़ हो। ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इनका प्रोफेशनल इंपैक्ट बहुत ज्यादा बनता है। वो है कि इज ए मल्टी डेसिमल और अल्फा न्यूमेरिक नंबर सिस्टम यूज्ड इन SOW। आप SOW के अंदर कोई अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम यूज कर रहे हैं, कोई डेसिमल सिस्टम यूज कर रहे हैं, इसका तायन भी आपने करना है। एंड कैन इट बी क्रॉस रेफरेंस्ड विद कंट्रेक्चुअल वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। और अभी हम आने वाले टाइम में, इस सेशन में और अगले सेशन में, हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। 10th question, which is very helpful to finalize your checklist, is pertaining to the procurement regulations. Ladies and gentlemen, in every project you have certain guidelines for the procurement. You need to follow those procurement guidelines and regulations in a clear black and white terms. आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। तो SOW में क्या इन रेगुलेशंस का जो प्रोक्योरमेंट के हवाले से हैं उसका तयन किया गया और उसको फॉलो करने का तस्करा है, ये 10वां सवाल है। 11th question is extraneous material is eliminated, क्या उसका खात्मा कर दिया गया। and the 12th question is can SOW task and contract line items and configuration management broken out at lower level with a view to identify and define in sufficient detail। ये 12वां सवाल है आपके पास। 13वां सवाल ख़वातीन हज़रात जो हमारे पास है, have requirement for data specified separately in various kind of appendices or annexures as mentioned earlier or equivalent document। and the 14th question is security requirement। now what is security requirement? adequately covered if required। आजकल ग्लोबल जो चेंजेस आ रहे हैं जियोपॉलिटिकल और सोशो इकोनॉमिक,
उसके अंदर सेफ्टी एक मेजर अमर है प्रोजेक्ट्स में, खास तौर पे डेवलपिंग नेशंस में। आपने इसको SOW में मेंशन करना है। और आखिरी सवाल है कि इस सिक्योरिटी का ताल्लुक जो है कॉन्ट्रैक्टर से क्या है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर स्पेसिफाइड, ये 15वां सवाल हो जाएगा। सो ख़वातीन हज़रात, फाइनली मैनेजमेंट इज देयर टू रिव्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्क, preparation and interpretation. And during development of SOW, program manager ensure a couple of things. For example, adequacy of contents. जो आपके SOW के अंदर मुख्तलिफ contents हैं, उनकी adequacy को ensure करता है. Holding frequent review meetings with all project and functional managers. और इन meetings को conduct करने का, hold करने का मकसद क्या है? इसका बुनियादी मकसद है to determine if technical and data requirements are specified to conform to guidelines given, number one, and they also adequately support common system objectives. ये दो वजूहात हैं जिसकी बिना पे गाहे मीटिंग्स होती हैं। Now, अब वो वक्त आया कि आप SOW की कंप्लीटनेस को, तकमील को, उसको मुकम्मल होने के एहसास को तयन कर सके। इसके लिए एक बड़ा आसान तरीका है, and that is to draw a matrix of contractual work breakdown structure and statement of work. That matrix will help you to analyze the completeness of SOW. After all comments and input incorporated, a final team review होता है to produce a draft SOW. अब वो वक्त आ गया कि आप एक ड्राफ्ट SOW स्टेटमेंट ऑफ वर्क तैयार करें, जो रिव्यू के लिए जाएगा फॉर फंक्शनल मैनेजर्स, प्रोजेक्ट मैनेजर्स। और ये दोनों क्या रिव्यू करेंगे? दो चीजें, कि क्या स्पेसिफिक प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई हैं एंड वेरियस काइंड ऑफ चेंजेस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड। इस स्टेज पे ए फाइनल ड्राफ्ट प्रेपरेशन एंड रिव्यू विद प्रोग्राम मैनेजर्स नंबर 1, कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफिसर्स नंबर 2 एंड हायर मैनेजमेंट नंबर 3 इज डन, प्रोवाइडेड you are required to do procurement as a major acquisition. Now, what does final SOW draft include? और उसके रिव्यू में क्या क्या चीजें शामिल होंगी? अगला सवाल ये उठता है। तो फाइनल रिव्यू में आपके पास दो जरूरी चीजें हैं। पहली चीज है आपके पास ब्रीफिंग ऑन टोटल रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पैकेज, इसका रिव्यू आप देखेंगे। एंड सेकेंडली बी पार्ट जो है इसका, या सेकेंड पार्ट है, इफ अदर प्रोग्राम ऑफिसर्स and other government agencies involved in procurement then obtain their permission or concurrence, उनसे इजाजत लें आप। अगर दूसरा ऑफिस इन्वॉल्व है या पब्लिक सेक्टर में सरकार इन्वॉल्व है तो आप उनसे इजाजत लें, बाज़ाब्ता तौर पर उनकी अप्रूवल लें। तो ख़वातीन हज़रात, ये एक चेक लिस्ट के मैंने 12-13 सवाल आपके खिदमत पेश किए। इन सवालों को जब आप सामने रखेंगे तो आपकी स्टेटमेंट ऑफ वर्क बड़ी जामे, मुकम्मल और मुफस्सल होगी, और उसमें इस बात का एहतमाल कम से कम होगा कि कोई चीज रह गई है। अगर आप पिछला लेक्चर रिकॉल करें तो आप याद रखें, आपको याद आएगा कि टोटल प्लानिंग में हमें 4 किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए थी। पहली इंफॉर्मेशन थी आपके स्टेटमेंट ऑफ वर्क की, जिसको हमने बड़ा बिसरात अभी आज की नशिस्त में और पिछली नशिस्त में जेर बहस लाए। दूसरा है प्रोजेक्ट स्पेक्स, तीसरा है प्रोजेक्ट की माइलस्टोन स्केड्यूल, और चौथा है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। पहले इंफॉर्मेशन के पार्ट को हमने एड्रेस कर लिया। अब सेकंड पार्ट है प्रोजेक्ट की टेक्निकल स्पेक्स और अदरवाइज स्पेक्स, जनरल स्पेक्स। स्पेक्स आर डेफिनेशन फॉर योर प्रोजेक्ट, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द सोल्यूशन। नॉर्मली स्पेक्स कंटेन एरर्स, एम्बिग्विटीज एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स। और ये जो गलतियां, ये जो इबाम है, ये जो आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, ये काफी होती हैं कि प्रोजेक्ट मैनेजर के गले में फंदा डाल दे। So before you embark upon your 6-month project activity, it is very essential and mandatory for you to carry out in-depth analysis of technical specs. You must read, vary, and revise specs. Everyone concerned in the project must be involved, from originator through worker and through the end customer. Ensure working with the same understanding of specs. स्पेक्स की तशरीह मुख्तलिफ स्टेक होल्डर, मुख्तलिफ टीम प्लेयर मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ करते हैं। ये बड़ा ज़रूरी अमर है कि आप उनके ख्यालात में तसलसल रखें और अंडरस्टैंडिंग में भी एक तसलसल हो और यकसानियत हो। अगर स्पेक्स की अंडरस्टैंडिंग में यकसानियत नहीं होगी तो मिसइंटरप्रिटेशन होगी, जिसकी वजह से मसाइल खड़े हो सकते हैं।
So you need to carry out detailed deliberation, and outcome of deliberation should be a written definition. What is required and by when. And that must be agreed by all involved. There are no shortcuts to this. इसका कोई इस पे shortcut नहीं है. If you fail to spend time initially, it will again cost you more and more money at a later stage. अल्लामा इकबाल ने इस हवाले से एक शेर कहा है कि ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, 1000 सजदों से आदमी को देता है निजात। तो आपके लिए बड़ा जरूरी है कि आप प्रॉपर होमवर्क करें टेक्निकल स्पेक्स की स्टेज पे। ख़वातीन और हज़रात, जब हमने एग्रीमेंट ले लिया टेक्निकल स्पेक्स पे तो उससे कुछ फ़वायद है, कुछ उसके बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है कि यू हैव क्लैरिटी दैट विल अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग। वो गलत फहमियों का उजाला करेगी वो तशरीह और तोज़ी जो कि आपने रिटर्न एग्रीमेंट के जरिए डेवलप की। एंड दैट कंप्लीटनेस विल अल्टीमेटली रिमूव कॉन्ट्राडिक्टरी अजम्पशंस। आप प्रोजेक्ट के शुरू में कुछ ऐसे मफूजे लेते हैं जिनका आपस में बाहमी तसादुम है, तो इस क्लैरिटी की वजह से दोज कॉन्ट्राडिक्टरी assumption will be ultimately either deleted or eliminated. Second is rigor of analysis will also expose technical and practical details. Agreement forces all concerned in the project, all team players in the project, to read and think and apply in detail. ये फायदा है प्रोजेक्ट सक्सेस पे, प्रोजेक्ट स्पेक्स की डिटेल पे कंसेंसस डेवलप करने का रिटर्न एग्रीमेंट की सूरत में। तो प्रोजेक्ट स्पेक्स क्या चीज है? इट इज अ लिस्ट सेपरेटली आइडेंटिफाइड और कॉल्ड आउट एज पार्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वर्क, एंड primarily it is used for identification of two things. The first is manpower requirement, and second is material estimate, and third is equipment estimate. तो equipment, material और manpower की estimation या उसके तखमीने के लिए आप specs को बड़े अच्छे तरीके से यूज करते हैं, जो और ये SOW का एक हिस्सा है। और टोटल प्रोजेक्ट प्लानिंग के अंदर जो दूसरा पार्ट है इसका इंफॉर्मेशन शेयरिंग के हवाले से जो पिछले लेक्चर में मैंने आपके साथ अर्ज किया। अब यहाँ पे लम्हा फिक्रिया क्या है? The word of caution for you. Small change in specs causes large cost overrun. आपने छोटा सा चेंज किया स्पेक्स पे शुरू में, वो उसका इम्पैक्ट 2 गुना 10 गुना 50 गुना इंटेंसिफाई होगा, मल्टीप्लाई होगा, एम्पलीफाई होगा, टॉर्च लाइट की तरह जो अंधेरे में डेजर्ट में जाती है, ऐसे फैलते हैं। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल in carrying out any unnecessary change, and if you carry out that change, do with due diligence. उसमें मशवरा करें, उसके असरात का जायजा लें। Specs ensure no surprise for customer downstream. ये एक टेबल है स्पेसिफिकेशन फॉर स्टेटमेंट ऑफ वर्क का, इससे आपको अंदाजा होगा। इसके अंदर 2 कॉलम है, लेफ्ट कॉलम पे डिस्क्रिप्शन है और राइट कॉलम पे स्पेक्स का नंबर है और नंबर दिया गया है। मुख्तलिफ किस्म की प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन है, मतलब सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। सिविल में कंक्रीट आप देखते हैं स्पेक्स का नंबर दिया हुआ है, इंडेक्स दिया हुआ है। इलेक्ट्रिकल के अंदर 200 से इंडेक्स शुरू हो रहा है, सिविल का 100 से शुरू हो रहा है। फिर इसी तरह HVAC का 300 से, HVAC स्टैंड्स फॉर हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग, इसका इंडेक्स 300 से शुरू हो रहा है, तो हैजर्ड एनवायरनमेंट में 301 होगा एंड सो फोर्थ। तो आप स्पेक्स के नंबर देते हैं, डिस्क्रिप्शन करते हैं। ये एक मैंने सैंपल दिया आपको स्टेटमेंट ऑफ वर्क की टेक्निकल स्पेक्स का। Ladies and gentlemen, it happens sometimes in various projects that you carry out various amendments, changes and modification in the specs, and the final version is not clear to everybody involved in the project. So it is very important that you have most current revision of the technical or project specs available to everybody. उसमें consistency, तसलसल, यकसानियत हो। इसका एक तरीका बाज़ लोग ये करते हैं कि उसका रवियन का नंबर दे देते हैं, रवियन 7, रवियन 8, रवियन 8A, B, और बाज़ लोग उसके आगे तारीख भी डाल देते हैं, रवियन 8 of 3rd September 2007 या 2006। ये तरीक़ाकार है, इससे एम्बिग्विटी और इबहाम का इजाला हो सकता है। वरना देयर इज अ रिमोट पॉसिबिलिटी दैट वन ग्रुप ऑफ द प्रोजेक्ट इज यूजिंग ओल्ड वर्जन और ओल्ड रिविजन ऑफ टेक्निकल स्पेक्स और प्रोजेक्ट स्पेक्स। At the same time, customer also hire outside agencies to ensure proper specs are being used. उसको ensure करवाता है outside agency से, and they also use that outside agency to evaluate technical proposal as well. तो बुनियादी तौर पे जो specs हैं, they are standards for pricing out a proposal. जितनी specs की ज्यादती या कमी होगी proposal के अंदर cost में भी कमी बेशी उसके हवाले से होगी। ये बड़ा जरूरी पॉइंट है जो आप ज़हन में रखिए। If specs are not in existence or not necessary, then work standards are normally used to be included in the
प्रपोजल की तश्कील के लिए फिर आप वर्क स्टैंडर्ड्स को इस्तेमाल करते हैं अगर आपके पास प्रोजेक्ट की स्पेक्स मौजूद ना हो. एंड दोज वर्क स्टैंडर्ड्स आल्सो अपीयर इन द कॉस्ट वॉल्यूम ऑफ द प्रपोजल. One of the government agencies were concerned about the rising cost of the project which is being utilized in the execution of the project. So they found out after detailed inquiry that the main culprit is project specs. So government streamlined specs and allowed contractors to have more of a say how work is done, provided an item is fulfilling the performance criteria. ये गवर्नमेंट ने जब उनको छूट दी कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो उसके बाद उनकी जो थी ऑपरेशनल कॉस्ट और प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन कॉस्ट, उसमें भी एक नुमायां कमी आई. तो ये एक अच्छा आपके लिए लम्हा फिक्री है, एक अच्छा पॉइंट है कि आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को बाइंड ना करें मेथड पे, बल्कि एंड रिजल्ट पे बात करें, एंड परफॉर्मेंस क्राइटेरिया मीट करने की बात करें, ना कि प्रोसेसेस को एज सच फॉलो करने के लिए. ख़वातीन और हज़रात, अब मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाहूँगा टिपिकल स्पेक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और क्या क्या मसले पड़ते हैं आपको. मसलन एक टिपिकल स्पेक्स जो डेवलपिंग कंट्रीज में ख़ास तौर पर तैयार की जाती है, उसमें कुछ मसाइल होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, टिपिकल पेजेस आर मे बी मोर इन नंबर्स व्हाट एक्चुअली रिक्वायर्स. सेकेंडली, दे डू नॉट स्ट्रेस क्वालिटी इनफ. क्वालिटी पे जोर नहीं होता और क्वांटिटी पे और स्पीड पे और टाइम पे ज़्यादा जोर होता है और क्वालिटी कंप्रोमाइज हो जाती है. तो स्पेक्स के अंदर ये खामी अक्सर पाई जाती है, बिलखसूस तरक्की पजीर ममालिक के अंदर. तीसरा है, दे आर लोडेड विद अननेसेसरी डिजाइन एंड शेमेटिक्स. गैर जरूरी तस्वीरें और उसमें डायग्राम्स डाल दी जाती हैं जो कि उसको खाम खा कॉम्प्लेक्स और उसकी पेचीदगी में इजाफा करते हैं. देन दे हैव डिफिकल्ट टू रीड एंड अपडेट. उसको पढ़ना और उसको अपडेट करना मसला बन जाता है. एंड समटाइम्स दे बिकम ऑब्सोलीट बिफोर दे आर पब्लिश्ड. इससे पहले कि वो शाया हो या उसकी इशाअत हो या उसकी सर्कुलेशन हो, वो फरसुदा हो जाती हैं स्पेक्स. ये कुछ मसले हैं जो कि आपको पढ़ेंगे एवरीडे लाइफ में. सो स्ट्रीमलाइनिंग एग्जिस्टिंग स्पेक्स रिक्वायर कॉस्ट एंड टाइम, और ये बहुत बड़ा मसला है. तो इसका एक हल हमारे पास है कि आप जो स्पेक्स बनाने में इन्वॉल्व लोग हैं उनको बड़ा अच्छा ट्रेनिंग दें, उनको बहुत एजुकेट करें, ताकि आपकी फ्यूचर स्पेक्स में करेक्टनेस का एलिमेंट बढ़ जाए. ख़वातीन और हज़रात, ये जो गुफ्तगू मैंने की अभी प्रोजेक्ट की स्पेक्स के हवाले से थी, जो दूसरा पार्ट था स्टेटमेंट ऑफ वर्क के बाद. अब तीसरा पार्ट है उस इंफॉर्मेशन का जो कि टोटल प्लानिंग में चाहिए, और इस तीसरे इंफॉर्मेशन का ताल्लुक है माइलस्टोन स्केड्यूल से. सो प्रोजेक्ट का माइलस्टोन स्केड्यूल टिपिकली 4 चीज़ों पर मुश्तमिल है. स्टार्टिंग डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, एंड डेट ऑफ द प्रोजेक्ट, मेजर माइलस्टोन तीसरी चीज़ है उसमें, और चौथी है रिटर्न रिपोर्ट्स, जिसको डाटा आइटम भी कहा जाता है. डाटा आइटम एक टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है जो कि माइलस्टोन स्केड्यूल में इस्तेमाल होती है गाहे और मुख्तलिफ लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसका मतलब बुनियादी तौर पे रिटर्न रिपोर्ट है. तो प्रोजेक्ट की स्टार्ट और एंड डेट को आप मेंशन कर सकते हैं, और दैट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द माइलस्टोन. उसके अलावा आपके पास 3 से 4 चीज़ें और चाहिए माइलस्टोन के अंदर. वो है कि व्हेन रिव्यू मीटिंग्स आर रिक्वायर्ड, उसका आप जिक्र करते हैं. देन प्रोटोटाइप अवेलेबल, कि फाइनल प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप कब अवेलेबल होगा. तीसरा है प्रोक्योरमेंट का टाइमिंग्स और उसका शेड्यूल, और चौथा है टेस्टिंग प्रोडक्ट की कब होगी और किस स्टेज पे होगी. इसमें जो चौथी चीज़ है वो है रिपोर्ट्स, जिसको आप डाटा आइटम भी कहते हैं. दीज रिपोर्ट्स और डाटा आइटम्स आर ऑफन ओवरलुक्ड टिपिकली इन द कंट्रीज लाइक द डेवलपिंग नेशंस. उसमें 2 बड़ी जरूरी चीजें जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ कि प्रिपेयर सेपरेट शेड्यूल फॉर डाटा आइटम्स. इसकी 2 वजूहात हैं. पहली वजह इसकी क्या है, सेपरेट शेड्यूल इंडिकेट टू द लाइन मैनेजर्स दैट यू नीड टू हैव अ प्रोफेशनल हु इज प्रोफिशिएंट इनफ टू राइट द वेरियस फेजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स. उसको साइन करना पड़ता है, पहली वजह इसकी ये है. सेकेंड इज डाटा आइटम ऑल्सो रिक्वायर डायरेक्ट लेबर मैन आवर्स for writing, typing, editing, proofreading, retyping, graphic arts, and reproduction. So many organizations identify on data item schedules, and they also carry out analysis. What is the approximate number of pages are required per data items? Each data item is priced. Cost per page is calculated, जो typically काफी महंगी होती है. And then pricing out data item separately induces कस्टमर्स टू रिक्वायर फ्यूअर रिपोर्ट्स. अगर आप उसको अलग अलग डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे, उसको अलग अलग नहीं देंगे, तो कस्टमर ज़्यादा रिपोर्टें मांगेगा. तो आप उसको प्राइसिंग में अलग रखें
ताकि उसकी रिक्वायरमेंट डाटा आइटम के मांगने की या रिपोर्टें मांगने की कम हो। ये एक खामखा फैशन भी होता है कि वो कहते हैं रिपोर्टें देते रहो, अक्सर बेशतर पढ़ते नहीं है, लेकिन उन रिपोर्टों को तैयार करने में बड़ा टाइम लगता है और बड़ा पैसा लगता है और बड़े प्रोफेशनल कमिटमेंट और डिलीजेंस चाहिए उसके लिए। तो उसका हल ये है कि आप उसको उस पर प्राइस टैग लगा दें हर रिपोर्ट पे, जिसकी वजह से कस्टमर बड़ा मोहतात होकर आपसे रिपोर्ट मांगेगा, क्योंकि उस रिपोर्ट की तैयारी में जो मुसीबतों से कॉन्ट्रैक्टर को या डिलीवर करने वाले को झेलना पड़ती हैं वो कस्टमर को अंदाजा नहीं होता। तो बड़ा जरूरी है कि आप उसको प्राइस आउट करते हैं, उस पर टैग लगा दें। Now allow me to submit few important things, that is what are the typical steps required to prepare a report। आपने रिपोर्ट तैयार करनी है, उसमें क्या क्या स्टेप्स होंगे। Once you are done with the initial discovery of the work का तयन हो गया और you are able to collect the information, आपने इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया है। इन दो बुनियादी इश्यूज के बाद अब वो स्टेज है कि आप रिपोर्ट लिखें, जो कि चौथा आइटम है आपके पास। अब इसमें आप क्या करते हैं, इसमें कुछ सीक्वेंस है। यू सिंपली ऑर्गेनाइज द रिपोर्ट, राइटिंग का सेकंड पार्ट है, देन टाइपिंग एंड देन प्रूफ रीडिंग, देन एडिटिंग, उसके बाद ग्राफिक आर्ट्स उसमें आ जाते हैं, आप मुख्तलिफ किस्म के क्लिप आर्ट उसमें ऐड करते हैं, डायग्राम भी ऐड करते हैं, देन सबमिटिंग फॉर अप्रूवल, ये 8वां स्टेप है, एंड रिप्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन वंस यू गॉट द अप्रूवल। सो टिपिकली जो टाइम है एक रिपोर्ट पे लिखने के लिए, जो रफ अंदाजा जो तखमीने दुनिया में लगाए गए हैं, वो है 6 से 8 घंटे एक रिपोर्ट के एक सफ़े पे लगते हैं। तो आपको इसके लिहाज से अगर आपने 100 सफ़े की रिपोर्ट तैयार करनी है तो आपको टिपिकली 70 से 80 घंटे लगेंगे, मैन आवर, प्रोफेशनल मैन आवर। और इसके लिए रिपोर्ट राइटिंग के बाकायदा प्रोफेशनल्स हैं जो कि टिपिकली PMO में बैठते हैं। सो इट इज़ ईजी टू बी कॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेड बिकम exorbitant if you do not have certain measures to control। तो ख़वातीन हज़रात, ये मैंने आपकी खिदमत में पेश किया एक बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज़ माइलस्टोन स्केड्यूल। अब चौथी चीज़ आ जाते हैं, वो है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को देखने से पहले हम देखते हैं इसके कुछ इसका थोड़ा सा तारुफ हम देते हैं 1-2 मिनट में। बुनियादी तौर पर प्रोजेक्ट प्लानिंग में प्रोजेक्ट मैनेजर को ही और शी मस्ट स्ट्रक्चर वर्क इनटू स्मॉलर पार्ट्स। अब छोटे छोटे हिस्सों में मैनेज होता है, उसके कुछ फायदे हैं। पहला फायदा है कि इट इज मैनेजेबल, स्पेसिफिक अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइंड एट वेरियस स्मॉलर पार्ट। छोटे हिस्से को डिवाइड करते हैं आप, एक बंदे की या एक ग्रुप की जिम्मेदारी लगा देते हो। सो इट इज मैनेजेबल, पहला फायदा इसका ये है, ये इसका रैशनल है, इसकी जस्टिफिकेशन है, इसका जवाब है। दूसरा है इट इज इंडिपेंडेंट विद मिनिमम इंटरफेसिंग विद द अदर टीम प्लेयर्स एंड डिपेंडेंट ऑन अदर ऑनगोइंग एलिमेंट्स। उस पर जो प्रोजेक्ट के अंदर मुख्तलिफ ऑनगोइंग एलिमेंट्स है उस पर ये इसका इन्हिसार भी रहता है। देन दे आर इंटीग्रेटेबल, आपस में उनका बाहमी इल्हाक है, लिंक है, राब्ते हैं। अब इंटीग्रेटेबल हम क्यों रखते हैं, अगला सवाल ये आता है। इंटीग्रेटेबल इसलिए रखते हैं कि टोटल पैकेज कैन बी सीन इन ए कलेक्टिव मैनर, उनमें आपस में झटके, उनमें आपस में जो लूज एंड है वो खत्म हो जाते हैं। और आखिरी फायदा प्रोजेक्ट को स्मॉलर एलिमेंट में डिवाइड करने का ये है कि इट इज मेजरेबल इन टर्म ऑफ प्रोग्रेस। आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ स्टेजेस पे मुख्तलिफ एलिमेंट्स की तकमील से प्रोजेक्ट की मजमूई तकमील कितनी हुई है, तो आपके लिए प्रोग्रेस को मेजर करना आसान हो जाता है। तो जब हम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो उसमें यह बात बड़ी जरूरी है कि हम ज़हन में रखें कि सक्सेसफुल अकॉम्प्लिशमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव रिक्वायर अ डिसेंट प्लान एंड दैट प्लान मस्ट बी एबल टू डिफाइन ऑल एफर्ट टू बी एक्सपेंडेड। जो जो आपने उस पर आपने कोशिशें करनी है उसको डिफाइन करे, एंड दैट प्लान मस्ट ऑल्सो असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड ऑर्गेनाइजेशनल एलिमेंट, एंड थिर्डली also established schedule and budget for accomplishment of total work। ये एक बुनियादी खाका, एक बुनियादी मैंने एक उसका तमहीदी कलमात आपकी खिदमत में पेश किए हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के। सो हम देखते हैं कि जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर प्लानिंग करनी हो तो प्लानिंग प्रोसेस में जब रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन हो जाती है तो सबसे पहला काम है कि आप डेवलप करें वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, जिसको WBS कहते हैं। और मैंने आज की नशिस्त में और पिछली नशिस्त में इसको WBS को बार बार इस्तेमाल किया। तो डेवलपमेंट ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे क्या है? इट इज ए प्रोडक्ट ओरिएंटेड फैमिली ट्री सब डिवाइडेड ऑफ हार्डवेयर, सर्विस एंड डाटा रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस्ड एंड प्रोडक्ट। ये बुनियादी इसका एक इसकी डेफिनेशन है। इसकी कुछ और डेफिनेशन भी है, उनको हम देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में। सो बुनियादी तौर पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर्ड
in accordance with the way work will be performed. जैसे काम ने होना है उसके लिहाज से इसको आप स्ट्रक्चर करते हैं, इसका ढांचा वैसे तरतीब है. And reflects the way in which project cost and data will be summarized. और प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग का और उसके डाटे का आप कैसे खुलासा पेश करते हैं उसके लिहाज से उसको तरतीब दिया जाता है. एंड इवेंचुअली रिपोर्टेड. ये है जनाबे वाला वर्क ब्रेकडाउन का थोड़ा सा तफसीली बल्कि तमहीदी बैकग्राउंड. So preparation of work breakdown structure also consider other areas that require a couple of things. For example, structured data such as scheduling, configuration management, contract funding, and technical performance parameter. So preparation of this plan is the responsibility of project manager, who are typically assisted with a team in accordance with the program project system directives. जो डायरेक्टिव्स इशू हैं उसके तनाजुर में उसको मद्देनजर रखते हुए ये टीम हेल्प करती है प्रोजेक्ट मैनेजर को कि वो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को तैयार करे. सो डिटेल प्लानिंग में यू एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद ऑर्गेनाइजेशनल बजटिंग पॉलिसी. उसको ज़हन में रखते हैं आप उसको. बिफोर यू कैरी आउट कंट्रैक्चुअल एफर्ट्स, आपने जो मुआहदे करने की जो कोशिशें हैं उससे पहले आप उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बजटिंग पॉलिसी की रोशनी में आप डिटेल प्लानिंग करते हैं. तो अभी तक जो गुफ्तगू हमने की वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की, मैं उसको इस तरह पेश कर सकता हूं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज अ सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट एज इट प्रोवाइड कॉमन फ्रेमवर्क फ्रॉम विच कपल ऑफ थिंग्स कुड बी अचीव्ड. द फर्स्ट थिंग इज टोटल प्रोग्राम can be described as a summation of subdivided element. Number 1. Number 2, planning can be performed with the help of that. वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की मदद से आप प्लानिंग भी कर सकते हैं. थर्ड, कॉस्टिंग एंड बजटिंग कैन बी एस्टैब्लिश्ड. ये तीसरा फायदा है इसका. चौथा फायदा क्या? टाइम, कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस कैन बी ट्रैक्ड इजीली. सो इन अदर वर्ड्स, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर कैन हेल्प यू टू ट्रैक डाउन 3 things. That is cost, time, and performance. And next thing is, that is the fifth thing is, objective can be linked to company resources in a very logical manner. अब बड़े मंतकी अंदाज में कंपनी के जराए को एक दूसरे से बाहमी मरबूत करके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं. तो ये बाहमी मंतकी राब्ते बाय प्रोडक्ट है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की तकमील का. तो आपको बड़ा एहतियात बरतनी पड़ती है. अगर उसमें आप एहतियात नहीं बरतते तो मंतकी जो राब्ते हैं वो गैर मंतकी हो सकते हैं. तो आपको बड़ा कॉशियस होना पड़ेगा WBS के तश्कील के अंदर. उसके साथ साथ छठा फायदा क्या है इसका? स्केड्यूल एंड स्टेटस रिपोर्ट्स प्रोसीजर कैन बी एस्टैब्लिश. आप साथ साथ देखते हैं कि सेकंड या थर्ड लेवल पे ये काम हो गया तो रिपोर्टिंग चैनल भी डिफाइन हो जाते हैं और स्टेटस क्या है प्रोजेक्ट का उसको ट्रेस करना, उसको एस्टैब्लिश करना आसान हो जाता है. 7वां पॉइंट है नेटवर्क कंस्ट्रक्शन एंड कंट्रोल प्लानिंग कैन बी इनिशिएटेड. अभी हम आने वाले लेक्चर्स में नेटवर्किंग को देखेंगे. प्रोजेक्ट नेटवर्किंग क्या चीज़ है? ये भी एक टेक्निक है जो आपको प्रोजेक्ट को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए बड़ा दुनिया में पिछले 50-60 साल से इस्तेमाल की जा रही है. और 8वां पॉइंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट फॉर ईच एलिमेंट कैन बी एस्टैब्लिश. कि जिम्मेदारियों का तयन किया जा सकता है हर एलिमेंट का कि कौन किस वक्त कहां पे किस चीज का इंचार्ज है. तो अभी तक जो मैंने गुफ्तगू की उसको मैं इस तरह भी कंक्लूड कर सकता हूं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज नथिंग बट ए टूल विच कैन एक्ट एज ए व्हीकल फॉर ब्रेकिंग डाउन वर्क इनटू स्मॉलर एलिमेंट. उनको छोटे छोटे अज़्ज़ा में तकसीम करने का नाम वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हो गया. और फायदा क्या है इसका? इट प्रोवाइड्स ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी that every major and minor activity is accounted for. जो भी प्रोजेक्ट के अंदर बड़ी कलीदी या छोटी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको अकाउंट करने का, उनको ट्रेस करने का, उनको ट्रांसपेरेंटली पेश करने का तरीक़ाकार आप वाज़े कर रहे हैं WBS के जरिए. लेवल नंबर 1 जो मैनेजरियल लेवल का पहला पार्ट है, इसमें आप देखते हैं टोटल प्रोग्राम शामिल है विच इज कंपोज्ड ऑफ ए सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स. Basically, total program is composed of various projects, and that program is summation of activities and cost associated with various projects. So each project must be equal to total program. Their summation must be equal to total program. And each project, as I mentioned earlier, has been broken down into various tasks. So all activities and cost, again, the summation is equal to the total project, which in turn is equal to the total program.
So why we divide into the smallest particles or components or elements? Reason for subdivision is nothing but ease of control. कंट्रोल को आप मौसर और फाल बनाने के लिए इतनी तकलीफ इतनी पेन ले रहे हैं कि उनको ज़्यादातर की भी डिटेल में जा रहे हैं. तकसीम और मुनकसम दर मुनकसम ये सिलसिला है वर्क ब्रेकडाउन के अंदर, इसकी साख्त और इसकी तरकीब में. सो प्रोग्राम मैनेजमेंट अगेन देयरफॉर बिकम सिनोनिमस विद द इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटीज. मुख्तलिफ एक्टिविटीज का बाहमी इत्तेहाद, उनकी यकजाई का नाम प्रोग्राम मैनेजमेंट हो गया. और प्रोजेक्ट मैनेजर बुनियादी तौर पे क्या कर रहा है? एक्ट एज एन इंटीग्रेटर. वो एक यकजाई की फोर्स है जो कोहेजन पैदा करती है मुख्तलिफ एक्टिविटीज को आपस में बाहमी तौर पे मरबूत करने के लिए. तो यूजिंग वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर एज ए कॉमन फ्रेमवर्क, केयरफुल कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन टू couple of things, and that is design and development of work breakdown structure. आप वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के डिजाइन और डेवलपमेंट पे जितना केयरफुली इवॉल्व करेंगे उतना इंटीग्रेशन के एलिमेंट स्ट्रांग होंगे, उतनी कॉस्टिंग बजटिंग और स्केलिंग आसान होगी और उतना ही आपका कंट्रोल फॉल होगा. तो हम देखते हैं कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बुनियादी तौर पे यूज होता है टू प्रोवाइड बेसिस फॉर कपल ऑफ थिंग्स. और वो चीजें क्या है? पहली चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स. किस स्टेज पे कौन शख्स किस हद तक जिम्मेदार है, ये जिम्मेदारी के तयन आप रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स में करते हैं. उसके बाद अगला चीज है नेटवर्क स्केलिंग, जिसको भी हम आने वाले लेक्चर्स में डिटेल में देखेंगे. तीसरा अहम पहलू जो है वो है कॉस्टिंग का. चौथा है रिस्क एनालिसिस. आप मुख्तलिफ स्टेजेस पे, मुख्तलिफ टीयर्स पे, मुख्तलिफ लेवल्स पे रिस्क का तयन करते हैं और तजिया करने की आपकी सलाहियत और कुव्वत में इजाफा होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की वजह से. उसके साथ साथ आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर का तयन भी करते हैं. उसको कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का तंजीमी ढांचा क्या होगा प्रोजेक्ट के तकमील के मुख्तलिफ मरहल में. और सेकंड लास्ट थिंग है वो है दैट इज कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव. मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो मकासद हैं उनमें आपस में बाहमी इर्तबात, उसमें राब्ता और उसमें क्लोज लिंकेज, ये है इसका सेकंड लास्ट मेन बेनिफिट. और लास्ट बेनिफिट है कंट्रोल. दैट इंक्लूड्स कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. आपको प्रोजेक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करना बड़ा आसान हो जाता है. इससे अगली चीज जो है जो मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूं दैट इज फर्स्ट 3 लेवल जो है, टॉप 3 लेवल हैं जिसका हम कहते हैं मैनेजरियल लेवल. ये टिपिकली कस्टमर के ज़ाती इस्तेमाल के लिए, रिपोर्टिंग पर्पसेस के लिए, प्रोजेक्ट की स्टेटस रिपोर्ट के लिए इस्तेमाल होती है. पहली चीज ये है इसमें. और अगर ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल का पार्ट है तो इसमें ज्यादा एक उसमें फायदा हो सकता है. दूसरी चीज है हमारे पास रिपोर्टिंग लेवल और एट द 4th, 5th एंड 6th टीयर्स. और ये टीयर्स नॉर्मली इस्तेमाल होती हैं कस्टमर के ज़ाती इस्तेमाल के अलावा जो कॉन्ट्रैक्टर का इस्तेमाल है उसके लिए इस्तेमाल होती हैं. तो हम तय ये कर लेते हैं कि पहले 3 लेवल कस्टमर के लिए इस्तेमाल होंगे और आखिरी 3 लेवल 4, 5 एंड 6 कॉन्ट्रैक्टर के इस्तेमाल में आएंगे. अब हर लेवल का एक अपना मकसद है. मसलन लेवल 1 कहाँ इस्तेमाल होता है इसको हम देखते हैं. लेवल 1 अथॉरिटी और रिलीज के लिए इस्तेमाल होता है कि हाँ वर्क की अथॉरिटी आपको दे दी गई है और आप गो हेड. लेवल 1 उसके लिए तो टोटल प्रोग्राम पे लेवल 1 है गो हेड, रिलीज एंड ऑथोराइज. सेकेंड लेवल है बजटिंग प्रिपरेशन का इस्तेमाल होता है. थर्ड लेवल आपका इस्तेमाल होता है स्केड्यूलिंग ऑफ द एक्टिविटीज. ये 3 लेवल हो गए. अब हर लेवल जो है उसके कुछ मखसूस खवास हैं. उन खवास को हम बारी बारी देखते हैं जहां हमने वक्त में इस्तेमाल किया. मसलन पहले 3 लेवल हैं रिफ्लेक्ट करते हैं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स दैट शुड नॉट बी रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट. किसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक नहीं होता पहले 3 लेवल का, बल्कि ब्रॉड बेस्ड प्रोग्राम और प्रोजेक्ट के हवाले से डिस्कशन हो रही है. सो एफर्ट रिक्वायर्ड बाय डिपार्टमेंट सेक्शन शुड बी डिफाइंड इन अगेन सब टास्क एंड वर्क पैकेजेस at the lowest tiers, not at the first 3 tiers. अभी आने वाले सेशन में हम वर्क पैकेज पे डिटेल रोशनी डालेंगे. आने वाले सेशन में हम चौथे, 5वें और 6ठे टीयर्स पे डिटेल में जाएंगे और देखेंगे कि वर्क पैकेज क्या एंटिटी है, ये क्या जेनेरिक टर्म्स है जो इंडस्ट्री इस्तेमाल करती है, या स्लोएस्ट या लोएस्ट लेवल पे डिवीजन है प्रोजेक्ट के मुख्तलिफ हिस्सों को करने के लिए, जो कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में 5वें टीयर पे आता है. सो एट लेवल 5 वर्क पैकेज शुड बी आइडेंटिफाइबल एंड होमोजेनियस. इन पैकेजेस को, इन लेवल्स को, इन टीयर्स को अपनी गुफ्तगू में आने वाले सेशन में हम जारी रखेंगे. मुझे इजाजत से पहले मैं आज की गुफ्तगू कंक्लूड करूं. आज हमने अपनी गुफ्तगू में माइलस्टोन स्केल को ज़ेर बहस लाए, हमने प्रोजेक्ट की स्पेसिफिकेशन को ज़ेर बहस लाए और हमने उसके बाद
वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का जवाब, उसका रैशनल, उसकी जस्टिफिकेशन को पे कुछ रोशनी डाली, और मुख्तलिफ टीयर्स थे, मुख्तलिफ लेवल थे, लेवल 1 2 3 4 5 एंड 6 पे उसके हवाले से डिस्क्रिप्शन को हमने एड्रेस किया। और अगली आने वाली नशस्त में हम इसके जो मुख्तलिफ टीयर्स हैं 4 5 6 और वर्क पैकेज उस पर रोशनी डालेंगे। मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दोस्तों का, अजीज़ों का और वालिदैन का ख्याल रखिए। मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।